प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, सूत्र पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले बिंदु को दोस्तों हम मान लेंगे a x1, y1। ठीक है, तो a के निर्देशांक हो जाएंगे -1,7 जो दिया गया है हमें। दूसरा बिंदु जो दिया गया 4,-3 उसको मान लेंगे हम बिंदु बी। तो बी के निर्देशांक हम मान लेंगे x2, y2 जो हमें दे रखे हैं 4,-3। ठीक है, अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y हैं वो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, या कह लें m1:m2 में विभाजित करता है। ठीक है, m1:m2 में विभाजित करता है और प्रश्न में हमें दिया है 2:3 में विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या है, m1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2, m1 को लिख दिया हमने 2, और m2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3, तो m2 को लिख दिया हमने 3। अब दोस्तों अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था विभाजन सूत्र से कैसे किसी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक x, y क्या होंगे। x होगा दोस्तों, ये आप पढ़ चुके हैं अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में, ये सूत्र है। x बराबर होगा m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2, और y निर्देशांक होगा दोस्तों m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। तो देखो दोनों के बटे में m1 धन m2 है। ठीक है, और ध्यान दीजिए जब x निर्देशांक निकाल रहे हैं तो दोनों के x निर्देशांक का प्रयोग हो रहा है, y निर्देशांक निकाल रहे हैं तो दोनों के y निर्देशांक का प्रयोग हो रहा है। फिर देखिए m1 का गुणा होगा x2 से और m2 का होगा x1 से। उसी प्रकार y में भी m1 का होगा y2 से और m2 का होगा y1 से। अब हमें m1 पता है, m2 पता है, x1 x2 और y1 y2 सब पता है, तो सबके मान रख देंगे। तो पहले x निकाल लेते हैं। x बराबर है m1, m1 कितना है 2, तो हमने लिख दिया 2 गुणा x2, x2 कितना है दोस्तों देखो x2 4, तो हमने लिख दिया 4, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर है m2, m2 कितना है दोस्तों 3, तो हमने लिख दिया 3 गुणा x1, x1 कितना है दोस्तों -1, तो हमने लिख दिया -1 बटे में m1 धन m2, m1 है 2 और m2 है 3, तो ये हो जाएगा 2 धन 3। अब बस इसको हल कर लेंगे दोस्तों। तो x बराबर 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, 8 लिख दिया हमने। 3 गुणा -1 हो जाएगा -3, तो ये हो गया 8 -3 बटे में 2 धन 3 हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं। x बराबर 8 -3 होता है 5, तो ये हो गया 5 और बटे में 5 पहले से ही है। 5 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो बिंदु के हमने x निर्देशांक निकाल लिए। अब हम बिंदु P के y निर्देशांक निकाल लेंगे। सूत्र क्या होगा, y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। मान रख देंगे। तो y बराबर m1 कितना है दोस्तों 2, तो हमने रख दिया 2। y2 कितना है दोस्तों, देखिए y2 है -3, तो रख दिया -3, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर m2, m2 है 3, तो हमने लिख दिया 3 गुणा y1, y1 है दोस्तों कितना 7, तो हमने लिख दिया 7 बटे में m1 धन m2, m1 है 2 m2 है 3, तो बट्टे में आ गया 2 धन 3। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। y बराबर 2 गुणा -3 हो जाएगा -6, धन का चिन्ह लगा दिया। 3 गुणा 7 हो जाएगा 7 या 21 बट्टे में 2 धन 3 हो जाएगा 5। अब y बराबर 21 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 15, तो ये हो गया 15 बट्टे 5। 15 में 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3, तो y बराबर हमें मिल गया 3। तो p के निर्देशांक क्या मिल गए हमको, x है 1 और y है 3, तो x, y मिल गया हमें 1,3। ठीक है, तो हमने उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए जो दिए गए दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का 1,3। ठीक है, प्रश्न दो में दोस्तों हमसे कहा गया है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों समत्रिभाजित करने का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो किसी भी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदु होंगे।
पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर इसको हल कर लेंगे। तो पहला बिंदु जो दिया गया है हमें यहाँ पर प्रश्न में, उसे हमने मान लिया a x1, y1। तो a के निर्देशांक हो गए दोस्तों 4, -1 जो हमें दे रखे हैं प्रश्न में। दूसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -2, -3। तो दूसरे बिंदु को हमने मान लिया बिंदु b x2, y2। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x3, y3 हैं और बिंदु Q जिसके निर्देशांक x4, y4 हैं, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, अर्थात 3 बराबर भागों में बांटते हैं। कैसे, इसको समझ लेते हैं। A और B 2 बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड है, इनको जोड़ने वाला। अब बिंदु P लिया और एक बिंदु Q लिया, तो हमने जो माना है उस हिसाब से बिंदु P और बिंदु Q जो है AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, 3 बराबर भागों में बांटते हैं। और वो 3 बराबर भाग कौन कौन से हैं? AP, पहला है AP, ठीक है, ये हमने x ले लिया। दूसरा है PQ, ये भी x होगा। और तीसरा है QB, ये भी x होगा। ठीक है, तो देखो P और Q ने AB को 3 बराबर भागों में बांट दिया, x और x में। ठीक है, अब PB कितना होगा दोस्तों, देखिए PB x धन x होगा, PQ धन QB होगा। x धन x कितना होता है? 2x, तो PB लिख दिया हमने 2x। AB कितना होगा दोस्तों? x धन x धन x, तो AB हो गया हमारा 3x। अब दोस्तों अगर हम अनुपात निकालें AP अनुपात PB, AP है x और PB है 2x, तो ये हो जाएगा x अनुपात 2x, x से x कट जाएगा, तो AP अनुपात PB आ जाएगा हमारा 1:2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो बिंदु P है, अभी बिंदु Q को भूल जाइए। यहाँ पर बिंदु P जो है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 अर्थात 1:2 में विभाजित करता है। देखिए AB अगर एक रेखाखंड है तो P उसे किस भागों में बांट रहा है? AP और PB। ठीक है, तो AP अनुपात PB कितना है दोस्तों? 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर M1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 और M2 हो जाएगा 2। M1 लिख दिया हमने 1 और M2 लिख दिया 2। अब विभाजन सूत्र से हम सूत्र लिख देते हैं कि P के निर्देशांक क्या होंगे जो AB को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक दोस्तों हमने माने थे x3, y3। x3 हो जाएगा दोस्तों हमारा बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे में m1 धन m2, और y3 हो जाएगा दोस्तों m1 y2 धन m2 y1 बटे में m1 धन m2। सूत्र में मान रख देते हैं दोस्तों और x3 निकाल लेते हैं अभी। तो x3 बराबर है m1 गुणा x2। तो m1 है दोस्तों 1, ठीक है, तो x3 बराबर लिखा हमने 1, m1 की जगह लिखा 1 गुणा x2। x2 कितना है दोस्तों? -2, तो गुणा -2, धन का चिन्ह लगा दिया हमने। फिर m2 है 2, तो 2 लिख दिया, गुणा x1 कितना है दोस्तों? 4, तो हमने लिख दिया 4 बटे में m1 धन m2, m1 है 1, m2 है 2, तो 1 धन 2। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x3 बराबर हो जाएगा 1 गुणा -2 हो जाएगा -2, धन का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणा 4 हो जाएगा 8 बटे में 1 धन 2 हो जाएगा 3। ठीक है, अब 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और बटे में 3 है ही, तो x3 आ गया 6/3। 6 में 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2, तो x3 मिल गया हमको 2। अब हम निकालेंगे y3, मान रख देंगे, तो y3 बराबर होगा दोस्तों m1 की जगह कितना रखेंगे? 1, तो लिख दिया 1 गुणा y2 कितना है दोस्तों? -3, तो y2 की जगह रख दिया -3, तो 1 गुणा -3 हो गया, धन का चिन्ह लगा दिया। m2 है दोस्तों 2, तो 2 लिख दिया, गुणा y1 है दोस्तों -1, तो लिख दिया -1 बटे में m1 धन m2, m1 है 1, m2 है 2, तो ये हो जाएगा 1 धन 2। अब इसको हल कर लेते हैं, तो y3 बराबर 1 गुणा -3 होगा -3, धन 2 गुणा -1 होगा -2 बटे में 1 धन 2 हो जाएगा 3। ठीक है, तो y3 बराबर -3 -2 कितना होगा? -5, और बटे में 3 है, तो y3 हमारा आ गया -5/3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा? x3 y3, तो x3 y3 क्या हो जाएंगे दोस्तों हमारे? x3 है 2 और y3 है -5/3, तो x3 y3 हो गया हमारा 2 -5/3। तो एक तो ये उत्तर हो गया हमारे प्रश्न का। अब हम निकालेंगे Q। हमने बिंदु P के निर्देशांक निकाल लिए, अब हमें निकालने हैं बिंदु Q के निर्देशांक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो PQ है उसकी लंबाई कितनी है? x, और QB की लंबाई कितनी है? x। इसका मतलब क्या है कि अगर हम PV रेखाखंड को देखें तो बिंदु Q PV रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, x और x में। ठीक है,
तो अगर कोई भी बिंदु किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है तो वहां उस रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है। तो Q जो है रेखाखंड PB का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु Q बिंदुओं P और B को जोड़ने वाले रेखाखंड PB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब दोस्तों अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु के x निर्देशांक होता है जिन दोनों बिंदुओं का वो मध्य बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का योग बटे 2। और उसी प्रकार मध्य बिंदु का y निर्देशांक होता है जिन दोनों बिंदुओं का वो मध्य बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक का योग बटे 2। अब यहाँ पर देखिए P और B का मध्य बिंदु है। P के निर्देशांक है x3 और B का x निर्देशांक है x2, तो ये होगा x3 धन x2 बटे 2। उसी प्रकार y4 कितना होगा दोस्तों हमारा, P का y निर्देशांक है y3 धन B का y निर्देशांक है y2 बटे 2। ठीक है, तो इस सूत्र से अब हम Q के निर्देशांक निकाल लेंगे x4, y4। तो दोस्तों हमें x3, x2 और y3, y2 पता है, अब मान रख देंगे तो x4 और y4 आ जाएगा। तो पहले x4 निकाल लेते हैं। x4 है x3 धन x2 बटे 2। x3 कितना है दोस्तों 2, तो हमने लिख दिया 2, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर x2 कितना है दोस्तों, x2 है -2, तो हमने लिख दिया -2, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया। अब ये हो जाएगा 2, धन और ऋण कितना हो जाता है ऋण, तो ऋण 2, 2 - 2 बटे 2, 2 में से 2 गई तो कितना बचेगा 0, x4 आ जाएगा हमारा 0 बटा 2। 0 के बटे में कुछ भी हो हमें मिलता है 0, तो x4 मिल गया हमको 0। अब हम y4 निकाल लेते हैं। y4 है y3 धन y2 बटे 2। y3 कितना है दोस्तों, देखिए y3 हमारा -5 बटे 3, तो हमने लिख दिया -5 बटे 3, धन का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना है दोस्तों, देखिए y2 है हमारा -3, तो हमने लिख दिया -3, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया। अब थोड़ा सा ऊपर इसको हल कर लेते हैं। देखो y4 बराबर -5 बटा 3 को वही लिखा, ये धन है और ये ऋण है तो हो जाएगा ऋण का 3 बटे 2। फिर y4 बराबर ऊपर देखिए ऊपर क्या हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, बटे में क्या आएगा ऊपर 3 आएगा। ठीक है, तो -5 बटे 3 था तो ये तो -5 ही रहेगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, 3 के बटे में कुछ भी नहीं था तो 3 का गुणा किससे होगा 3 से, तो लिख दिया हमने 3 गुणा 3 और पूरे के बटे में आ गया 3। अब y4 बराबर -5 तो -5 ही रहा, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, 3 गुणा 3 होता है 9 और ये जो बटे में 3 था ये पूरे के बटे में आ जाएगा, तो ये हो गया बटे में 3 गुणा 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 पहले से ही था बटे में। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। y4 बराबर -5 और -9 हो जाएगा -14, ये हो गया -14 बटे 3 गुणा 2। अब देखो 14 में 2 का भाग जाता है, ठीक है, तो 14 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 7 और नीचे से 2 चला जाएगा और ऊपर माइनस का चिन्ह है ही, तो ये आ जाएगा y4 बराबर -7 बटे 3। तो x4 और y4 निकाल लिया हमने, तो बस अब x4, y4 क्या होगा, देखो x4 है 0 और y4 है -7 बटा 3, तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। x3 y3 है 2, -5 बटे 3 और x4 y4 है 0, -7 बटे 3, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, देखिए ABCD ये एक आयताकार मैदान है। ठीक है, मैं चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ये देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6, 7, 8, 9, 10 मीटर, 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, AD के अनुदेश मतलब AD की दिशा में, ठीक है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए हैं। ठीक है, जैसे पहले मीटर की दूरी पर 1 गमला, दूसरे मीटर की दूरी पर 2 गमला, ऐसे रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले, तो अंतिम गमला रखा गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 100 गमले रखे गए हैं ऐसे। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, ठीक है, निहारिका कोई लड़की है जो दूसरी पंक्ति में चलती है। ठीक है, AD के 1/4 भाग के बराबर, ठीक है, AD का जो भी 1/4 भाग के बराबर है दूरी तक दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है वो। ठीक है, दूसरी पंक्ति में चलती है। ठीक है, और AD का जो भी 1/4 भाग होगा उतना दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है।
प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत करके कोई लड़की है वो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, ठीक है, और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो हमें ये दोनों झंडों के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। फिर यदि रश्मि रश्मि एक और तीसरी लड़की आ गई, ठीक है, को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच पर गाड़ना हो, ठीक है। ये दोनों झंडों को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो बीच में ठीक आधी दूरी पर रश्मि को एक झंडा गाड़ना है, ठीक है। तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा ये हमें बताना होगा। कहाँ गाड़ना होगा मतलब कौन सी पंक्ति में गाड़ना होगा और कितनी दूरी पर गाड़ना होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें उन दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो हमें अभी निहारिका ने जहां झंडा गाड़ा था हरा झंडा और जहां प्रीत ने लाल झंडा गाड़ा था, उन दोनों के अगर निर्देशांक पता चल जाएंगे तो हम दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं कि ए बी जो है एक्स अक्ष है और ए डी जो है वो वाई अक्ष है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, इसका मतलब ए जो है 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है तो ए बी को हमने मान लिया एक्स अक्ष और एडी को मान लिया वाई अक्ष, ठीक है। अब दोस्तों हमें दे रखा है एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, तो एडी की कुल लंबाई कितनी होगी 1 गुणा 100, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, ठीक है। तो 100 मीटर की दूरी हो जाएगी कुल मिला के 1 गुणा 100 करेंगे तो एडी आ जाएगा दोस्तों हमारा 100 मीटर, तो एडी की लंबाई आ गई 100 मीटर। अब दोस्तों 1/4 एडी कितना होगा 1/4 गुणा 100, ठीक है, 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा 25, तो 1/4 एडी मिल गया हमको 25, ठीक है। अब देखिए निहारिका किस पंक्ति में चल रही है दोस्तों, दूसरी पंक्ति में, ठीक है, दूसरी पंक्ति में चल रही है तो एक्स निर्देशांक क्या हो जाएंगे निहारिका के 2, क्योंकि ए बी क्या है हमारा एक्स अक्ष है, तो निहारिका के एक्स निर्देशांक हो गया x1 बराबर 2। और फिर निहारिका एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है, तो 1/4 एडी कितना है दूरी 25, तो निहारिका के y निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों y1 बराबर 25, ठीक है, क्योंकि एडी को हमने माना है y अक्ष, ठीक है। तो एडी के अनुदिश जो है वो कितना दौड़ रही है 25 मीटर, क्योंकि 1/4 एडी दौड़ रही है वो आ गया हमारा 25, ठीक है। तो निहारिका के y निर्देशांक हो गए हमारे y1 बराबर 25। ये निहारिका हरा झंडा गाड़ रही थी इसलिए हम इसकी चीजों को हरे रंग से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बस इसलिए। अब 1/5 एडी कितना होगा दोस्तों, एडी है 100, तो 1/5 एडी होगा 1/5 गुणा 100, 100 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20, तो 1/5 एडी आ गया 20। अब हमें बोला गया था प्रीत 8वीं पंक्ति में, ठीक है, तो प्रीत जो 8वीं पंक्ति में चलती है, ठीक है, तो ए बी दिशा में देखिए 8वीं पंक्ति मतलब कि प्रीत के एक्स निर्देशांक क्या होंगे, प्रीत के एक्स निर्देशांक होंगे x2 बराबर 8, क्योंकि प्रीत चल रही है 8वीं पंक्ति में और कितना चल रही है एडी के 1/5 भाग के बराबर, एडी क्या हमारा y अक्ष, ठीक है, और एडी का 1/5 भाग कितना है 20, तो प्रीत का जो y निर्देशांक होगा y2 बराबर वो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब प्रीत कौन सा झंडा गाड़ रही थी, लाल रंग का झंडा, तो इसको हम लाल रंग से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बस। तो अब देखिए निहारिका के निर्देशांक क्या है दोस्तों, x1 y1, x1 है 2 और y1 है 25, तो हमने लिख दिया निहारिका के लिए n लिख दिया, n से निहारिका होगी n x1 y1 बराबर n 2,25। उसी प्रकार प्रीत के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों, प्रीत को लिख दिया हमने p, ठीक है, x2 y2 8 और 20, तो x2 y2 8 और 20 ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों हमने निर्देशांक निकाल लिए, जहां निहारिका ने हरा झंडा गाड़ा था x1 y1 2,25 और निर्देशांक निकाल लिया हमने जहां प्रीत ने झंडा गाड़ा था लाल रंग का x2 y2 कितना 8,20। अब बस इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको, तो हम कह देंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल ली हमने, तो NP n और p के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, अंडर रूट के अंदर इन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन इन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, यानी कि NP बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रख देते हैं दोस्तों, तो NP बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x2 कितना है दोस्तों हमारा, x2 है 8, तो हमने रख दिया 8, माइनस का चिन्ह लगा दिया,
x1 कितना है दोस्तों, x1 है 2, तो हमने 2 रख दिया और पूरे का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। कोष्टक के अंदर y2 कितना है दोस्तों 20, तो लिख दिया 20, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 कितना है दोस्तों 25, तो हमने लिख दिया 25 पूरे का होल वर्ग। np बराबर अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 का वर्ग, धन का चिन्ह लगा दिया। और 20 में से 5 गए तो बचा -5, तो ये हो गया -5 का वर्ग। तो np बराबर अंडर रूट के अंदर 6 का वर्ग हो गया 36 और -5 का वर्ग हो गया 25, तो ये हो गया 36 धन 25। np बराबर अंडर रूट के अंदर 36 धन 25, 36 और 25 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 61, तो np बराबर मिल गया हमें अंडर रूट 61 मीटर। ठीक है, तो एन और पी के बीच की दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट 61 मीटर। तो हम कह सकते हैं अर्थात दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट 61 मीटर। तो ये तो प्रश्न के पहले भाग का हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बोला था, यदि एक लड़की रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि रश्मि ने जहां झंडा गाड़ा था उस जगह के निर्देशांक है x3 y3 और रश्मि है तो हमने r से लिख दिया इसको। ठीक है, तो जो रश्मि है वो झंडा कहाँ गाड़ रही है, जहां पर निहारिका और प्रीत ने झंडा गाड़ा था उसके ठीक बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु r है, रश्मि का जो बिंदु है, वो बिंदुओं n और p को जोड़ने वाले रेखाखंड np का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, क्योंकि बीच में गाड़ रही है वो। और दोस्तों अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, जिन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है उन दोनों बिंदुओं का x निर्देशांक का योग बटा 2, तो उससे निकल जाएगा हमें मध्य बिंदु के x निर्देशांक। तो x3 है मध्य बिंदु के x निर्देशांक, तो x3 कितना होगा दोस्तों हमारा x1 धन x2 बटा 2। उसी प्रकार मध्य बिंदु के y निर्देशांक का सूत्र क्या पढ़ा था हमने, कि जिन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक का योग बटा 2। तो y3 जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, y निर्देशांक है, वो कितना होगा, दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक यानी कि y1 धन y2 बटा 2, ये होगा। तो हमें दोस्तों x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, तो x3 और y3 निकाल लेते हैं। तो x3 क्या होगा, x1 धन x2 बटा 2, x1 है दोस्तों 2, तो लिख दिया हमने 2, धन x2 कितना है दोस्तों 8, तो लिख दिया 8 बटा 2 कर दिया, 2 धन 8 होगा दोस्तों 10, तो x3 आएगा 10 बटा 2, 10 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 5, तो x3 मिल गया हमको 5। ठीक है, फिर y3 है y1 धन y2 बटा 2, मान रख देते हैं दोस्तों। तो y3 बराबर y1 कितना है 25, तो रख दिया 25, धन का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना है दोस्तों 20, तो रख दिया हमने 20 बटा 2, 25 धन 20 होता है 45, तो y3 आ गया हमारा 45 बटा 2, 45 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 22.5, तो y3 मिल गया हमें 22.5। तो दोस्तों हमें रश्मि के x और y निर्देशांक मिल गए, x3 कितना मिला हमें 5, x निर्देशांक 5। ठीक है, x निर्देशांक कहाँ पर है, ए बी अक्ष पर है, तो ए बी अक्ष पर 5 देखें तो मतलब कि 5वीं पंक्ति। ठीक है, तो रश्मि जो है 5वीं पंक्ति में झंडा गाड़ेगी। ठीक है, y3 कितना मिला हमें 22.5, y अक्ष कौन सा है AD। ठीक है, इसका मतलब AD के दिशा में वो कितना दौड़ेगी 22.5 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः रश्मि को जो नीला झंडा गाड़ना है वो कहाँ गाड़ना है, 5वीं पंक्ति में, क्योंकि x3 हमारा 5 आया। और कितनी दूरी पर, यहाँ से AD की दिशा में 22.5 मीटर की दूरी पर, तो 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो रश्मि को नीला झंडा कहाँ गाड़ना है, 5वीं पंक्ति में और 22.5 मीटर की दूरी पर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं पहला बिंदु जो है वो है A, जिसके निर्देशांक है x1, y1, जो कि हमें दे रखे -3, 10। दूसरे बिंदु को मान लेते हैं दोस्तों हम बिंदु B, जिसके निर्देशांक हमने मान लिया x2, y2, जो हमें दे रखे 6, -8। और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसको हम मान लेते हैं दोस्तों बिंदु P, जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y और P के निर्देशांक हमें दे रखे -1, 6। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि बिंदु जो P है बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमने अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था विभाजन सूत्र से कि अगर कोई बिंदु किन्हीं अन्य दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को
के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो उसके x निर्देशांक का सूत्र था x बराबर k गुणा x2 धन x1 बटे k धन 1 और y निर्देशांक का सूत्र था y बराबर k धन y2 धन y1 बटे k धन 1। ठीक है, तो k धन 1 तो दोनों में ही है। अब यहाँ पे देखिए p के निर्देशांक है x, y। तो देखो p के निर्देशांक x, y हमें दोनों दे रखे हैं, -1 दे रखा है x और y दे रखा है 6। तो हम किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे x वाले का भी y वाले का भी। हम यहाँ कर रहे हैं x वाले का सूत्र, आप x वाले का उपयोग, ठीक है, x बराबर -1। ठीक है, आप चाहें तो y बराबर 6 लिख के भी y के सूत्र का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर x वाले का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, हम किसका करें, विकल्प है हमारे पास। तो हम x बराबर -1 लिख देंगे, x बराबर लिख दिया -1 बराबर k हमें पता नहीं है तो k लिख दिया, गुणा x2 कितना है दोस्तों, x2 है यहाँ पर 6, तो लिख दिया गुणा 6, धन का चिन्ह लगा दिया, और x1 कितना है दोस्तों -3, तो हमने -3 लिख दिया, बटे में है k धन 1 तो बटे में k धन 1 लिख दिया। अब ये k धन 1 बाईं तरफ जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा -1 से, तो हो गया -1 गुणा k धन 1 बराबर, देखिए k गुणा 6 कितना हो जाएगा 6k, और ये धन है और ये ऋण है तो ये हो जाएगा माइनस, और 3 है तो -3। ठीक है, अब -1 का गुणा करेंगे k धन 1 से, तो -1 का गुणा k से करेंगे तो -k, -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1 बराबर 6k -3। अब क्या करेंगे, हम एक तरफ k के पदों को रख देंगे, एक तरफ जो है अन्य पदों को रख देंगे, संख्याओं को। तो माइनस के तो है ही बाईं तरफ, दाईं तरफ 6k था, उसको बाईं तरफ लाएंगे तो -6k हो जाएगा, बराबर दाईं तरफ -3 था तो -3 रख दिया, और -1 था बाईं तरफ, वो दाईं तरफ जाएगा तो धन का 1 हो जाएगा, -k और -6k हो जाएगा -7k, बराबर -3 धन 1 हो जाएगा -2, दोनों तरफ माइनस है तो आपस में माइनस कट जाएगा, तो मिलेगा 7 के बराबर 2। अब हमें k ज्ञात करना है, तो 7 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो दाईं तरफ 7 कहाँ जाएगा, बटे में, तो k बराबर हमें मिल जाएगा 2/7। हमने k का मान निकाल लिया 2/7। ठीक है, पर हमें क्या निकालना था, k अनुपात 1। ठीक है, तो k बटा 1 निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि k बटा 1 ही k अनुपात 1 होगा। ठीक है, तो k बटा 1 कितना होगा, k है 2/7 तो 2/7/1। ठीक है, तो k बटा 1 आ जाएगा, देखो 2/7/1 है तो ऊपर 2 रह जाएगा, ये 2/7 का जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 7 गुणा 1, 7 गुणा 1 कितना होता है 7, तो k बटा 1 कितना हो जाएगा हमारा 2/7। अगर k बटा 1 2/7 है तो k अनुपात 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2:7, यही हमें निकालना था। तो हम कह सकते हैं अतः जो दो बिंदु दे रखे हमें -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 में। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों, 2:7। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं एक बिंदु है 1, -5 और बिंदु बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, इसका मतलब वो बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले अनुपात और फिर वो विभाजन बिंदु। तो दोस्तों पहला बिंदु जो दे रखा है उसे हमने मान लिया x1 y1, पहला बिंदु ये दे रखा है जिसके निर्देशांक है 1, -5। दूसरा बिंदु बी दे रखा है जिसके निर्देशांक है -4, 5, वो हमने मान लिया x2, y2। अब दोस्तों हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं, x, 0 के रूप के होते हैं, उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होता है उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो वो किस रूप में होता है उसके निर्देशांक x, 0। तो हम मान लेते हैं दोस्तों जो बिंदु P है x, 0 बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से k अनुपात 1 से विभाजित होता है। ठीक है, मतलब जो बिंदु P है x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, वो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब विभाजन सूत्र हमने पढ़ा था अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में। हमने पढ़ा था कि कैसे x और y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, जो बिंदु विभाजित करता है उसके निर्देशांक। ठीक है, क्या होते हैं सूत्र से, x बराबर kx2 धन x1 बटे k धन 1 और y बराबर ky2 धन y1 बटे k धन 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमारे किसके निर्देशांक हमें पता है,
एक्स या वाई का पता है 0, एक्स का नहीं पता, एक्स का भी हमें ज्ञात करना है, वाई का पता है। तो अब हम वाई के सूत्र में जो है y1 y2 के मान रख देंगे, उससे हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि y का मान हमें पता है 0। ठीक है, तो हम अब y वाले सूत्र में मान रख देंगे। तो y कितना है दोस्तों 0, तो हमने लिख दिया 0 बराबर k हमें ज्ञात करना है y2 कितना है दोस्तों 5, तो हमने लिख दिया गुणा 5, धन का चिन्ह लगा दिया। y1 कितना है दोस्तों -5, तो हमने लिख दिया -5 बटे k धन 1। अब ये k धन 1 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो 0 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 गुणा k धन 1 बराबर k गुणा 5 हो जाएगा 5k, और ये धन का है और ये ऋण है, तो धन और ऋण हो जाएगा ऋण, और 5 है तो -5। अब 0 का गुणा किसी से भी करें तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, तो ये 0 मिल गया बराबर 5k - 5। अब एक तरफ जो है हम k के पदों को रख लेंगे, एक तरफ संख्या को रख लेंगे, तो 5k को मैं बाईं तरफ लाएंगे तो ऋण का 5k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 - 5k बराबर दाईं तरफ -5 है, 0 - 5k होगा -5k बराबर -5, माइनस से माइनस काट देंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा हमारा 5। अब हमें k ज्ञात करना है, तो इस 5 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो k बराबर होगा 5/5। 5/5 क्या होगा 1, 5 में 5 का भाग देंगे तो मिलेगा 1, तो k मिल गया 1। तो k अनुपात 1 कितना होगा हमारा, k का मान रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1:1। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु हैं a और b को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है, 1:1 से विभाजित होता है। तो प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों 1:1। दोस्तों हमें k का मान मिल गया। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें निर्देशांक बताने हैं जो विभाजन बिंदु है। y निर्देशांक तो उसका 0 है क्योंकि वो x अक्ष पर स्थित है। x निर्देशांक निकालना है हमें, तो x बराबर हमें पता है विभाजन सूत्र से k गुणा x2 धन x1 बटे k धन 1। k का मान हम निकाल चुके हैं 1, तो हम मान रख देते हैं, तो x बराबर k का मान रख दिया 1 गुणा x2 कितना है दोस्तों, x2 है यहाँ पर -4, तो हमने लिख दिया -4 धन x1 धन का चिन्ह लगा दिया, x1 कितना है दोस्तों 1, x1 है 1 तो 1 लिख दिया बटे k धन 1, k का मान 1 है तो 1 लिख दिया धन 1। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x बराबर 1 गुणा -4 होगा -4 धन 1, और 1 धन 1 होगा बटे में 2, तो ये होगा -4 धन 1 बटे 2, -4 धन 1 होगा -3, तो x बराबर आ गया हमारा -3/2, तो x निर्देशांक आ गया हमारे -3/2। तो हम कह सकते हैं अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक p x, 0 क्या होगा, x है -3/2, तो वो निर्देशांक होंगे -3/2, 0, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है बिंदु, तो y निर्देशांक तो 0 ही होगा जो हमने माना भी था, px, 0। ठीक है, तो हमारा विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, -3/2, 0। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है, यदि बिंदु 1,2, बिंदु 4,y, बिंदु x, 6, बिंदु 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, उसके शीर्ष हमें दे रखे हैं, तो पहले शीर्ष को दोस्तों हम मान लेते हैं a, x1, y1, जो कि हमें दे रखा है 1,2। ठीक है, तो पहला शीर्ष हमने मान लिया a, 1,2। दूसरा शीर्ष दोस्तों हम मान लेते हैं b, x2, y2, जो कि हमें दे रखा है 4, आकृति में दिखा देते हैं b, 4, तीसरा शीर्ष मान लेंगे दोस्तों हम c, x3, y3, जो कि हमें दे रखा है x, 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे c, x, 6। चौथा शीर्ष मान लेंगे दोस्तों हम d, x4, y4, जो कि हमें दे रखा है 3,5। ठीक है, तो d 3,5 ये दे रखा है। इसी क्रम में लेने पर मतलब हमें यही क्रम लेना था, a, b, c, d, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं। जो तरीका हम प्रयोग नहीं करें वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम AD की लंबाई निकाल लेंगे और BC की निकाल लेंगे, उसको बराबर कर देंगे। फिर
ए बी की लंबाई निकाल लेंगे और डी सी की लंबाई निकाल लेंगे, उसको बराबर कर देंगे। उससे हमें एक्स और वाई में दो समीकरण मिलेंगे। उन दोनों समीकरणों को हल करके हम एक्स और वाई के मान ज्ञात कर सकते हैं, पर वो विधि थोड़ी सी लंबी है, इसलिए है एक हम आसान विधि से इसको हल करेंगे। कौन सी विधि आसान विधि? विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी को जोड़ने पर। पहले विकर्ण एसी को जोड़ लेते हैं दोस्तों, ए और सी को, फिर विकर्ण बी और डी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु पी पर काटते हैं, जिनके की निर्देशांक x5, y5 है। ठीक है, तो पी पर काटते हैं एसी और बीडी एक दूसरे को, तो ये बिंदु हो गया हमारा पी। ठीक है, अब दोस्तों हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो पी बिंदु है वो एसी का मध्य में होगा और पी बिंदु बीडी के भी मध्य में होगा। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु पी विकर्ण एसी का मध्य बिंदु है और बिंदु पी जो है विकर्ण बीडी का भी मध्य बिंदु है। बिंदु पी जो है विकर्ण एसी का मध्य बिंदु है, ये हमने अभी निकाला था। ठीक है, जो एसी विकर्ण है इसका मध्य बिंदु क्या है? पी। तो बिंदुओं ए और सी को जोड़ने वाले रेखाखंड एसी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों? हम जानते हैं किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं उस रेखाखंड को जोड़ने वाले दोनों बिंदुओं के एक्स निर्देशांक का योग बटे 2, तो वो हो जाएगा उसका एक्स निर्देशांक। और वाई निर्देशांक क्या होगा मध्य बिंदु का? दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के दोनों बिंदुओं के वाई निर्देशांक का योग बटे 2। ठीक है, तो x5 क्योंकि हमने p के निर्देशांक माने थे x5 और y5, तो x5 हो जाएगा x1 धन x3 बटे 2। ठीक है, क्योंकि a का x निर्देशांक है x1 और c का x निर्देशांक है x3, तो x1 धन x3 बटे 2। उसी प्रकार p का y निर्देशांक हमने माना था y5, तो वो हो जाएगा a का y निर्देशांक यानी कि y1 धन c का y निर्देशांक यानी कि y3 बटे 2। ठीक है, अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो x5 बराबर होगा x1 कितना है दोस्तों? 1, तो हमने रख दिया 1, धन का चिन्ह लगा दिया। x3 कितना है दोस्तों? x3 है x, तो रख दिया x, बटे में लिख दिया 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार y5 बराबर y1 कितना है दोस्तों? y1 है 2, तो हमने लिख दिया 2, धन का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है दोस्तों? 6, तो हमने लिख दिया 6, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया। 2 धन 6 हो जाएगा 8, तो y5 हो जाएगा हमारा 8 बटे 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। हमने निकाला था दोस्तों बिंदु P जो है विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु है बिंदु P। तो बिंदुओं B और D को जोड़ने वाले रेखाखंड BD, इसके मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों? देखिए P का x निर्देशांक क्या होगा? x5 जो हमने माना था बराबर B और D के x निर्देशांक का योग बटे 2। B का x निर्देशांक है x2 धन D का x निर्देशांक है x4, तो ये हो जाएगा x2 धन x4 बटे 2। उसी प्रकार P का मध्य बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? B और D के y निर्देशांक का योग बटे 2। B का y निर्देशांक है y2, धन का चिन्ह लगा दिया, और D का y निर्देशांक है y4 बटे में 2। अब मान रख देते हैं, तो x5 बराबर क्या होगा दोस्तों? x2 है हमारा 4, तो हमने रख दिया 4, धन का चिन्ह लगा दिया। x4 कितना है दोस्तों? 3, तो रख दिया 3, बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दिया। 4 धन 3 हो जाएगा 7, तो x5 आ जाएगा हमारा 7 बटे 2। इसे मान लेंगे हम समीकरण 3। अब चलते हैं y5 में, तो y5 बराबर y2 कितना है दोस्तों हमारा? देखिए y2 है y, तो रख दिया y, धन का चिन्ह लगा दिया। y4 कितना है दोस्तों? y4 है 5, तो हमने लिख दिया 5, बटे में 2 तो हमने बटे में लिख दिया 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। हमने दोस्तों समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को एक साथ लिख लिया। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 में बाईं तरफ दोनों में x5 है x5 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 3, तो दोनों के दाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि 1 धन x बटे 2 किसके बराबर होगा? 7 बटे 2 के। नीचे दोनों के बटे में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 1 धन x बराबर 7। एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1। 7 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 6, तो x बराबर हमें मिलेगा 6। एक तो ये उत्तर हो गया हमारा x का। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? समीकरण 2 और 4 में देखिए दोनों में बाईं तरफ y5 है, इसका मतलब दोनों के दाईं तरफ आपस में बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 4 बराबर समीकरण 2। आप समीकरण 2 बराबर समीकरण 4 भी लिख सकते थे, एक ही बात है, पर हम जो y का पद है उसे बाईं तरफ रखना चाहते हैं, बस इसलिए हमने लिखा समीकरण 4 बराबर समीकरण 2। ठीक है, तो अब दोनों के दाईं तरफ को आपस में बराबर कर देते हैं, तो y धन 5 बटे 2
किसके बराबर होगा, 8/2 के। ठीक है, अब नीचे दोनों में बटे में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हमने 8/2 को 4 नहीं लिखा था, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, ये आपको अभ्यास से, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, बटे में 2 कट गया दोनों का। अब y-5 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। y 5 को जो है अब दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 8 - 5। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो y बराबर हमें मिलेगा 3। तो ये हमारा उत्तर होगा दोस्तों, x बराबर 6 और y बराबर 3। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हमें दिया गया है AB एक वृत्त का व्यास है, तो हमने एक वृत्त बना लिया और AB उसका व्यास खींच दिया। ठीक है, A और B जो है व्यास के बिंदु हैं। हमें बिंदु B दे रखा है, B के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4, तो हमने B को मान रखा है x2, y2। B के निर्देशांक मान लिए हमने x2, y2। ठीक है, और हमें दे रखा है कि वृत्त का जो केंद्र है उसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। तो वो हमने मान लिए O, वृत्त का केंद्र मान लिया हमने O है जिसके निर्देशांक है x3, y3। तो यहाँ पर रख दिया वृत्त का केंद्र O, x3, y3। अब मान लेते हैं जो निर्देशांक A के हमें निर्देशांक निकालने हैं वो है x1, y1। ठीक है, x1, y1 ये हमने मान लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हम जानते हैं कि वृत्त का जो केंद्र होता है वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृत्त का केंद्र O है और वृत्त का व्यास क्या है, AB। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वृत्त का केंद्र O जो है वृत्त के व्यास AB का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इसमें हमें कोई भी शंका शोभा नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो AB के मध्य बिंदु O के निर्देशांक क्या होंगे, ये आप जानते हैं। किसी भी मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अगर मध्य बिंदु का x निर्देशांक निकालना है तो जिन दो बिंदुओं का वो मध्य बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का योग बटे 2। तो x3 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों x1 धन x2 बटे 2। ठीक है, उसी प्रकार y3 क्या हो जाएगा, y1 धन y2 बटे 2। y निर्देशांक क्या होगा, दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक का योग बटे 2, यानी कि y1 धन y2 बटे 2। तो x3 होगा दोस्तों x1 धन x2 बटे 2, मान रख देते हैं। x3 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 2। ठीक है, तो x3 है 2, तो 2 रख दिया बराबर। x1 हमें पता नहीं, हमें निकालना है तो हमने x1 रख दिया, धन x2। x2 कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1, तो हमने रख दिया 1, बटे में 2 है तो 2 कर दिया। अब ये 2 जो है बाई तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर x1 धन 1। ठीक है, 2 गुणा 2 होता है दोस्तों 4, तो 4 बराबर हो गया x1 धन 1। ठीक है, तो 4 बराबर x1 धन 1 है तो हम लिख सकते हैं x1 धन 1 बराबर 4, एक ही बात है। अब 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x1 बराबर हो जाएगा 4 - 1। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो x1 मिल गया हमको 3। y3 हमने निकाला था अभी कितना, y3 बराबर y1 धन y2 बटे 2। ठीक है, y3 कितना है दोस्तों, देखो -3, तो y3 की जगह रख दिया हमने -3 बराबर y1 तो हमें निकालना है तो y1 ही रख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए y2 है 4, तो हमने लिख दिया 4 बटे 2। अब ये 2 बाईं तरफ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, -3 से गुणा हो जाएगा, तो -3 गुणा 2 हो जाएगा बराबर हमारा y1 धन 4। -3 गुणा 2 हो जाएगा दोस्तों -6 बराबर y1 धन 4। इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों y1 धन 4 बराबर -6, एक ही बात है। अब ये 4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो y1 बराबर हो जाएगा -6 और ये -4, -6 और -4 हो जाएगा दोस्तों -10, तो y1 आ गया हमारा -10। तो x1 भी आ गया हमारा, y1 भी आ गया, और x1 और y1 ही हमारे बिंदु A के निर्देशांक है जो हमें ज्ञात करने थे। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु A के निर्देशांक x1, y1 क्या होंगे, 3, -10। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 3, -10। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है, यदि A और B क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। पहला बिंदु A है, उसके निर्देशांक हमने मान लिया x1, y1 जो हमें दे रखे हैं -2, -2। ये हमने दर्शा दिया, A के निर्देशांक -2, -2। दूसरा बिंदु जो है वो है B, उसके निर्देशांक हमने मान लिया x2, y2 जो हमें दे रखे हैं 2, -4। इसको भी हमने दर्शा दिया।
ठीक है। फिर हमें कहा गया है कि एक बिंदु P है जो रेखाखंड AB पर स्थित है। P के निर्देशांक दोस्तों हमने मान लिए x3, y3। ठीक है, P के निर्देशांक ही हमें ज्ञात करने हैं जो हमने मान लिए x3, y3। तो P जो है रेखाखंड AB पर स्थित एक बिंदु है, तो A और B को मिला देते हैं तो रेखाखंड AB बन गया। अब इस पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x3, y3। और हमें प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, AP बराबर 3/7 AB। तो AP की जो लंबाई है वो AB की लंबाई का कितना है, 3/7। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं आगे। दोस्तों AP धन PB, AP की लंबाई और PB की लंबाई का योग कितना होगा, AB की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि AP धन PB ये किसके बराबर होगा, AB के। तो हमने लिख दिया AP धन PB बराबर AB। तो PB बराबर क्या हो जाएगा, AP को अगर हम दाईं तरफ ले जाएं तो ऋण का हो जाएगा, तो PB बराबर रह जाएगा AB माइनस AP। AP हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 3/7 AB। तो मान रख देते हैं AP का 3/7 AB। तो PB बराबर हो जाएगा दोस्तों AB माइनस, AB तो है ही, माइनस AP की जगह रख दिया हमने 3/7 AB। अब देखिए PB बराबर, ये AB है और ये 3/7 AB है, तो दोनों में जो है बटे में 7 ले लेते हैं। तो AB के बटे में कुछ नहीं था तो AB का गुणा 7 से हो जाएगा, तो ये हो गया 7AB माइनस इसके बटे में 7 है तो ये 3AB रहेगा, तो ये हो गया माइनस 3AB। तो PB बराबर हमें मिल गया 7AB माइनस 3AB और बटे में 7। अब 7AB में से 3AB घटाएंगे तो 4AB मिलेगा, तो PB बराबर हमें मिल गया 4AB बटे 7, या फिर हम कह सकते हैं 4/7 AB। ठीक है, PB मिल गया हमें 4/7 AB। अब अगर हम अनुपात निकालें AP बटा PB का, AP बटा PB कितना होगा, AP का मान रख देते हैं 3/7 AB और PB का मान हमने कितना निकाला है अभी, 4/7 AB। ठीक है, अब देखिए ऊपर AB है नीचे भी AB है, ऊपर 3/7 है यानी कि ऊपर बटे में 7 है, नीचे बटे में 7 है, तो ये सब आपस में कट जाएगा। ऊपर का AB नीचे के AB से कटेगा, ऊपर का बटे का 7 नीचे के बटे के 7 से कटेगा, तो क्या बच जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 4, तो AP बटा PB कितना आ जाएगा हमारा, 3/4। इसको हम कह सकते हैं AP अनुपात PB। AP और PB का अनुपात कितना है, 3/4, ये हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P, बिंदु ये जो P है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3/4। 3/4 के अनुपात में विभाजित करता है, जिसे हम मान लेते हैं M1 अनुपात M2। ठीक है, तो M1 अनुपात M2 में के अनुपात में विभाजित करता है जो कि है 3/4। तो M1 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 3। तो M1 हो गया 3 और M2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो M2 हो गया हमारा 4। तो दोस्तों हमने निकाल लिया कि बिंदु P जो है बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 अर्थात 3/4 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे हमने दर्शा भी दिया M1 अनुपात M2 क्या है, 3/4। तो दोस्तों जो अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था विभाजन सूत्र से, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, x3 बराबर, देखो आप इसको समझिए। ठीक है, M1 गुणा x2, क्रॉस में गुणा होता है, M1 गुणा x2 धन M2 गुणा x1, M1 गुणा x2 धन M2 गुणा x1। ठीक है, M1 का गुणा होगा x2 से और M2 का गुणा होगा x1 से, बटे में M1 धन M2। उसी तरह y निर्देशांक क्या होगा इसका, M1 गुणा y2 धन M2 गुणा y1, M1 गुणा y2 धन M2 गुणा y1, बटे में तो वही होगा M1 धन M2। अब निकाल लेते हैं x निर्देशांक x3। M1 कितना है दोस्तों, 3, तो हमने लिख दिया 3 गुणा x2, x2 कितना है दोस्तों, देखिए 2, तो लिख दिया गुणा 2, धन का चिन्ह लगा दिया। M2 कितना है दोस्तों, 4, तो लिख दिया 4 गुणा x1, x1 कितना है दोस्तों, -2, तो गुणा -2 कर दिया, बटे में M1 धन M2, M1 है 3, M2 है 4, तो ये हो गया 3 धन 4। x3 बराबर 3 गुणा 2 होगा दोस्तों 6, धन का चिन्ह है और ये ऋण का चिन्ह है तो ये हो जाएगा ऋण का चिन्ह, 4 गुणा 2 होगा 8, तो ये होगा -8। ठीक है, बटे में 3 धन 4 हो जाएगा 7। ठीक है, अब 6 में से 8 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा -2, तो x3 मिलेगा हमें -2/7। ठीक है, अब y3 को हल कर लेते हैं। y3 बराबर M1 कितना है दोस्तों, 3 गुणा y2 कितना है दोस्तों, -4, तो गुणा -4, धन का चिन्ह लगा दिया। M2 कितना है दोस्तों, 4, तो लिख दिया 4 गुणा M1 कितना है दोस्तों, -2, तो -2 का चिन्ह लगा दिया, -2 लिख दिया। ठीक है, बटे में M1 धन M2, M1 है 3, M2 है 4, तो ये हो जाएगा 3 धन 4।
इसको हल कर लेते हैं। y3 बराबर 3 गुणा -4 होगा -12 और 4 गुणा -2 होगा -8 बटे में 3 धन 4 होगा 7। अब -12 -8 होगा -20 तो y3 आ जाएगा हमारा -20/7। तो हमारा x3 आ गया -2/7 और y3 आ गया -20/7। यही हमें निकालने थे x3 y3 क्योंकि यही हमारे बिंदु P के निर्देशांक हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु P के निर्देशांक x3, y3 क्या है -2/7, -20/7। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने बिंदु A को मान लिया x1, y1, ठीक है, इसके निर्देशांक जो कि हमें दे रखे -2,2 और बिंदु B के निर्देशांक दे रखे 2,8 जो हमने मान लिए x2, y2। अब हमने एक रेखाखंड खींच दिया AB, ठीक है, जिसमें A के निर्देशांक है x1, y1 और B के हैं x2, y2। अब हम मान लेते हैं कि बिंदु PQR बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि 4 बिंदु क्यों नहीं लिए, 3 बिंदु क्यों लिए, तो ये आपको अभी आकृति में देखने से समझ में आ जाएगा। हमने लिए PQR। अब देखिए AB कितने भागों में विभाजित हो गया। पहला भाग AP, ये मान लिया हमने x, दूसरा भाग PQ, ये भी x, तीसरा भाग QR, ये भी x, चौथा भाग RB, ये भी x। ठीक है, तो 3 बिंदु ही लेने होंगे 4 भागों के लिए। ठीक है, तो और चारों भाग हमने मान लिया x लंबाई के हैं। ठीक है, तो AB को जो है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु लिए हमने PQR। P के निर्देशांक हमने ले लिए x3, y3, Q के मान लिए x4, y4 और R के मान लिए x5, y5। यही हमें ज्ञात करने हैं दोस्तों PQR के निर्देशांक। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिए A से लेके Q तक की लंबाई क्या होगी, x धन x होगी। ठीक है, तो हम लिख दिया x धन x, तो AQ कितना हो जाएगा, x धन x हो जाएगा 2x। सो A से Q की दूरी हो गई 2x। उसी प्रकार Q से B की दूरी कितनी होगी दोस्तों, x धन x, वो लिख दिया हमने x धन x। तो Q से B की दूरी आ जाएगी हमारी 2x, x धन x हो जाएगा 2x। तो आप देखिए A की जो दूरी है Q से 2x है और B की दूरी Q से QB ये भी 2x है, यानी कि Q की दूरी A से और B से बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु Q क्या है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, क्योंकि देखो A की दूरी भी Q से 2x है और B की दूरी भी 2x है, तो Q जो है AB का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु निकालने का सूत्र हमें पता है क्या होता है, किसी भी मध्य बिंदु के x निर्देशांक होते हैं उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का योग बटे 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x1 धन x2 बटे 2। ठीक है, x4 बराबर, उसी प्रकार y4 क्या होगा, y1 धन y2 बटे 2, तो y4 आ जाएगा हमारा y1 धन y2 बटे 2। याद करने का तरीका बड़ा आसान है। ठीक है, x निर्देशांक होता है दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का योग बटा 2 और y निर्देशांक होता है दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक का योग बटा 2। तो x4 निकाल लेते हैं दोस्तों, x4 है x1 धन x2 बटे 2, x1 कितना है -2 तो लिख दिया -2, धन x2 कितना है 2 तो लिख दिया 2 और बटा 2। अब -2 धन 2 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x4 बराबर 0 बटा 2। 0 के बटे में कुछ भी हो तो 0 ही मिलता है, तो x4 हमें मिल जाएगा 0। y4 है y1 धन y2 बटा 2। ठीक है, मान रख देंगे तो y4 बराबर हो जाएगा y1 कितना है दोस्तों 2 तो लिख दिया 2, y2 है 8 तो धन का चिन्ह लगाया, y2 की जगह रख दिया 8, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया, 2 धन 8 हो जाएगा 10, तो y4 आ जाएगा हमारा 10 बटे 2। 10 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 5, तो y4 मिल गया हमें 5। तो हमें q के निर्देशांक मिल गए x4 y4, x4 है 0, y4 है 5, तो q के निर्देशांक हो गए x4 y4 बराबर 0,5। एक उत्तर तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें p और r निकालने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए a से p की दूरी है x, ठीक है, और p से q की दूरी भी कितनी है, x है। इसका मतलब क्या है, जो P है वो A से और Q से बराबर दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है, अतः P बिंदुओं A और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु है, AQ का मध्य बिंदु है P। ठीक है, तो फिर P के निर्देशांक क्या होंगे, P का x निर्देशांक होगा A का x निर्देशांक और Q के x निर्देशांक का योग बटा 2, तो x3 बराबर हो जाएगा x1 धन x4 बटा 2। उसी प्रकार P का मध्य बिंदु P का y निर्देशांक y3 कितना होगा,
ए का वाई निर्देशांक यानी कि y1 धन q का वाई निर्देशांक यानी कि y4 बटा 2, तो y3 हो जाएगा हमारा बराबर y1 धन y4 बटा 2। तो मान रख देते हैं दोस्तों, तो x3 बराबर है x1 धन x4 बटा 2, तो x3 बराबर होगा x1 कितना है दोस्तों -2, लिख दिया -2, धन x4 कितना निकाला था अभी हमने दोस्तों, q के निर्देशांक x4 निकाला था 0, तो धन 0 रख दिया, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया, -2 धन 0 होगा -2, तो x3 हो जाएगा हमारा दोस्तों -2 बटे 2, 2 में 2 का भाग जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस का चिन्ह है तो -1, तो x3 आ जाएगा हमारा -1। अब हम y3 निकाल लेते हैं, y3 है y1 धन y4 बटा 2, मान रख देंगे, तो y3 बराबर y1 कितना है दोस्तों 2, तो लिख दिया 2, धन का चिन्ह लगा दिया, y4 कितना निकाला था दोस्तों हमने 5, तो लिख दिया 5, बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख दिया, 2 धन 5 होता है दोस्तों 7, तो y3 आ गया हमारा 7 बटा 2। तो x3 और y3 क्या हमारे पीक बिंदु P के निर्देशांक है, तो बिंदु P के निर्देशांक x3 y3 हमारे क्या आ गए -1 और कॉमा 7 बटा 2, x निर्देशांक आया -1 तो वो लिख दिया और y निर्देशांक आया हमारा 7 बटा 2 तो वो लिख दिया। तो एक तो ये उत्तर हो गया दोस्तों हमारा P के निर्देशांक। अब हमें R के निर्देशांक निकालने हैं बस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर QR कितना है दोस्तों x है और RB भी x है, ठीक है। इसका मतलब जो R जो है बिंदु Q से x दूरी पर है और बिंदु B से भी x दूरी पर है, इसका मतलब R जो है QB का मध्य बिंदु होगा, तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु R बिंदुओं Q और B को जोड़ने वाले रेखाखंड QB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु के x निर्देशांक होंगे x5 बराबर इन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का योग बटा 2 यानी कि x4 धन x2 बटा 2 लिख दिया हमने। y निर्देशांक क्या होगा इसका, मध्य बिंदु का y5 बराबर q और b के y निर्देशांक का योग बटा 2 यानी कि y4 धन y2 बटा 2, ये लिख दिया हमने। तो मान रख देते दोस्तों और x5 और y5 का मान निकाल लेंगे, तो x5 बराबर है x4 धन x2 बटा 2, मान रख देते हैं, तो x5 बराबर हो जाएगा x4 कितना है दोस्तों 0, तो हमने रख दिया 0, धन x2 कितना है दोस्तों x2 है 2, तो रख दिया 2, बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दिया, 0 धन 2 हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। तो x5 हो जाएगा हमारा 2 बटे 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 1, तो x5 मिल जाएगा 1। अब y5 है y4 धन y2 बटा 2, मान रख देते हैं, तो y5 बराबर y4 कितना है 5, तो 5 रख दिया, धन y2 कितना है दोस्तों y2 है हमारा 8, तो 8 रख दिया, बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दिया, 5 धन 8 होता है दोस्तों 13, तो y5 आ जाएगा हमारा 13 बटे 2। इसका मतलब r के निर्देशांक क्या होंगे बिंदु r के x5 y5 यानी कि 1 13 बटे 2, तो तीसरे बिंदु R के निर्देशांक आएंगे हमारे 1 13 बटे 2, यही हमारा तीसरे बिंदु के निर्देशांक है और यही हमारा तीसरे बिंदु का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 10 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। एक हमें संकेत भी दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो इसका मतलब अगर हम दोनों विकर्ण निकाल लें, समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई निकाल लें तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों विकर्णों की लंबाई निकाल लेंगे, उसके बाद इस सूत्र से जो है हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों एक समचतुर्भुज बना लिया हमने, हमें दे रखा है एक पहला बिंदु 3, 0 उसे हमने मान लिया a x1, y1, तो यहाँ दिखा दिया a x1, y1। दूसरे बिंदु को मान लेते हैं हम b जो दे रखा है हमें 4, 5, और b के निर्देशांक मान लिया हमने x2, y2, यहाँ दिखा दिया हमने x2, y2। तीसरा बिंदु हम मान लेते हैं c जो है दे रखा है हमें -1, 4, इसके निर्देशांक मान लिए हमने x3, y3, वो यहाँ दिखा भी दिए। फिर चौथे बिंदु को हम मान लेंगे d x जिसके निर्देशांक दे रखे -2, -1, इसके निर्देशांक मान लिए हमने x4, y4 और आकृति में दिखा दिया। अब विकर्ण AC और BD को जोड़ने पर AC को जोड़ देते हैं विकर्ण को और विकर्ण BD को जोड़ देते हैं। बस AC की और BD की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, फिर तो हम सूत्र में रख देंगे जो संकेत में दे रखा है और हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों AC की लंबाई क्या होगी, अंडर रूट के अंदर बिंदु A और बिंदु C के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन बिंदु A और बिंदु C के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग, ठीक है, और पूरे का अंडर रूट तो है ही। तो AC बराबर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर x3 - x1 का वर्ग धन y3 - y1 का वर्ग।
मान रख देते हैं दोस्तों, AC बराबर अंडर रूट के अंदर x3 कितना है दोस्तों -1, तो लिख दिया हमने -1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 कितना है दोस्तों 3, तो हमने लिख दिया 3 और इस पूरे का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है दोस्तों, y3 है 4, तो लिख दिया 4, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 कितना है दोस्तों 0, तो लिख दिया 0 इस पूरे का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं। AC बराबर अंडर रूट के अंदर -1 और -3 कितना हो जाएगा -4, तो ये हो गया -4 का वर्ग, और 4 - 0 होगा 4, तो ये भी हो गया 4 का वर्ग। अब AC बराबर अंडर रूट के अंदर -4 का वर्ग होता है 16, लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। 4 का वर्ग होता है 16, वो भी लिख दिया। अब AC बराबर 16 धन 16 कितना होगा 32, तो ये हो गया अंडर रूट 32। 32 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 2, देखो 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 2 32। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि कुछ तो अंडर रूट के बाहर आ जाए हमारा ना। तो AC बराबर हो गया हमारा अंडर रूट के अंदर 4 गुणा 4 गुणा 2, तो 4 गुणा 4 का एक युग्म बन गया, तो एक 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो AC बराबर हमें मिल जाएगा 4 गुणा अंडर रूट 2। तो दोस्तों AC तो हमने निकाल लिया 4 गुणा अंडर रूट 2। इसी प्रकार हम BD निकालेंगे, तो BD की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ठीक है, क्या होगी, अंडर रूट के अंदर B और D के x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग, यानी कि x4 माइनस x2 का वर्ग का होल वर्ग, धन B और D के y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, यानी कि y4 माइनस y2 का होल वर्ग। अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो BD बराबर अंडर रूट के अंदर x4 कितना है दोस्तों -2, तो हमने लिख दिया -2, फिर ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। x2 कितना है दोस्तों 4, तो हमने लिख दिया 4 इस पूरे का होल वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर y4 है -1, तो -1 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 है दोस्तों 5, तो हमने लिख दिया 5 इस पूरे का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं, तो BD बराबर अंडर रूट के अंदर -2 और -4 हो जाएगा -6, तो ये -6 का वर्ग, धन -1 और -5 भी होगा -6, तो ये हो जाएगा -6 का वर्ग। तो BD बराबर अंडर रूट के अंदर -6 का वर्ग होता है 36, फिर धन का चिन्ह लगाया, फिर -6 का वर्ग हो गया 36, 36 धन 36 हो जाएगा 72, तो BD बराबर हो गया अंडर रूट 72। 72 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 2, 6 गुणा 6 होता है 36, गुणा 2 72, ठीक है, 36 दूनी 72। ऐसा इसलिए किया ताकि अंडर रूट के बाहर कुछ आ जाए। अब 6 गुणा 6 का एक युग्म बन रहा है, ठीक है, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, तो BD बराबर हमें मिलेगा 6 गुणा अंडर रूट 2। दोस्तों हमने AC निकाल लिया और BD निकाल लिया। अब दोस्तों हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर विकर्ण है AC और BD, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों 1/2 गुणा AC गुणा BD, ठीक है। AC का मान पता है हमें, BD का मान पता है, तो रख देते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, AC की जगह रख देंगे 4 गुणा अंडर रूट 2, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, BD की जगह रख देंगे 6 गुणा अंडर रूट 2। अब दोस्तों देखिए 1/2 को तो 1/2 लिखा, 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा 24, फिर अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख दिया हमने। 24 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 12, ठीक है, और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 हो जाएगा 2। अब 12 गुणा 2 होगा दोस्तों 24, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 24 वर्ग मात्रक। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।